हे एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। आज हम स्टडी करने वाले कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी और इसे हम राइट थ्योरी भी बोलते हैं। मैंने आपको ये चीज पहले बता दी थी कि एथिक्स में हम काफी चीजें पढ़ने वाले हैं, उसमें से एक पार्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। केस स्टडीज में आपको एक रोल असाइन किया जाएगा, वो आप पब्लिक सर्वेंट भी हो सकते हो, ठीक है, सिविल सर्वेंट भी हो सकते हो, एक कोई प्रिंसिपल हो सकते हो। ये सारे रोल असाइन किए जाएंगे आपको। तो इसमें आपकी ड्यूटी क्या होगी सिटीजन्स के लिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसे पढ़ना है, इसलिए ज्यादा जरूरी है। इन्होंने जो इसके जो मेन प्रोपोनेंट है वो है हॉब्स लॉक रूसो। इन्होंने ना एथिक्स और मोरालिटी के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एज अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट का पार्ट हो तो आपकी क्या क्या ड्यूटीज है। और इसके अलावा इन्होंने लॉजिक दिया है कि भाई पहले गवर्नमेंट नहीं थी, बाद में गवर्नमेंट क्यों फॉर्म हुई या स्टेट क्यों एग्जिस्टेंस में आया, ये सारी बातें ये करने वाले हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमें इनकी पढ़नी है ये सभी फॉलो करने वाले हैं। पहला, स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। पहली बात, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, तो कैसे रह रहे होंगे लोग, ये उस चीज के बारे में। फर्स्ट दे टॉक अबाउट हाउ वुड बी लाइफ ऑफ पीपल व्हेन देयर इज नो गवर्नमेंट एंड कॉल्ड इट स्टेट ऑफ नेचर। नेक्स्ट, ये साथ में एक ह्यूमन नेचर की भी बात करेंगे। भाई लोगों का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, किस टाइप के लोग हैं। एंड फाइनली वो ये बात करेंगे कि जो लोग हैं आपस में मिलके उन्होंने क्यों स्टेट फॉर्म करा, क्यों गवर्नमेंट फॉर्म करी, इस चीज के बारे में ये बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जो आपने सुनी होगी। आप मुझे ये बताइए कि यमन में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, इराक में क्या हालात है इस टाइम। लोग क्या सोच रहे होंगे, उन्हें क्या चाहिए, उनकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी। यमन में चल रहा है सिविल वॉर, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक ही चीज चाहते होंगे इस टाइम कि भगवान किसी तरह हमारी जान बचा ले। ठीक है, उनकी ये डिमांड नहीं होगी कि हमें अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड करो, हमारी सड़कें अच्छी हों, हमें ये वाली फैसिलिटी चाहिए या ये वाली फैसिलिटी चाहिए। उनकी बेसिक नेसेसिटी एक ही होगी फिलहाल, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। ओके, अब बात करते हैं थॉमस होप की। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ थॉमस होप की। थॉमस होप को उसकी मदर ने प्री मैच्योरली बर्थ दिया था। उसकी मदर ने एक उस टाइम, ये 1588 की बात है, एक अफवाह फैली, ठीक है, जैसे आज के टाइम में वायरल होती चीजें ऐसे, कि जो स्पेनिश आर्माडा है वो इन्वेड करने वाला है इंग्लैंड पे। तो इस डर से उसकी मदर ने इसे प्री मैच्योर बर्थ दिया। अब हालात क्या है वहां पे, जब थॉमस होब्स पैदा हुआ उसके बाद भी उसने एक ही चीज देखी कि एनार्की है, लॉलेसनेस है, ठीक है, जो प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है। यहां से इसका थॉट प्रोसेस शुरू हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन नेचर की। थॉमस होप ने ह्यूमन नेचर को कैसे डिफाइन किया। उसके हिसाब से जो ह्यूमंस है वो प्लेजर सीकिंग है, सेल्फिश है, कंटेंटियस है, क्वालसम है, मीन, विकेड एंड सेल्फ सेंटर्ड। इससे आपको पता चला होगा कि इसने जो ह्यूमन नेचर को बोला है वो नेगेटिव बोला है। ओके, इसीलिए स्टेट ऑफ नेचर में कैसे हालात होंगे, कैसे लोग रह रहे होंगे, वहां पे कैसी लाइफ होगी। वहां पे स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ होगी सोलिटरी, नेस्टी, ब्रूटिश, पुअर एंड शो। ओके, इसने इस तरह से इसको लिंक किया है। मैंने जस्ट आपको अभी बताया है कि इसकी जो लाइफ रही है उसने यही देखा है, एनार्की देखी है, उसकी वजह से जो थॉट प्रोसेस है उसका ये क्रिएट हुआ। अब क्या बोल रहे हैं, टू ओवरकम द सिक्योरिटी इशू इंडिविजुअल केम इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट where citizens have given or surrender all their right to the state except one, the right to preservation of life। सिटीजन इकट्ठे हुए, सभी इंडिविजुअल इकट्ठे हुए, उन्होंने एक स्टेट फॉर्म करी, एक सोवरेन स्टेट क्रिएट किया और उसको अपने सारे राइट सरेंडर कर दिया एक्सेप्ट वन, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द थ्योरी ऑफ राइट ऑफ लाइफ। He even justified killing someone in self defense। तो उसने स्टेट को क्या बोला, स्टेट इज सुप्रीम एंड इट हैज ओनली वन ड्यूटी टू प्रिजर्व द लाइफ ऑफ सिटीजन एंड मेंटेन पीस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इससे आपको एक चीज समझ में आ गई, थॉमस होप एक ही प्रायोरिटी है, लाइफ, राइट टू लाइफ किसी भी तरह होनी चाहिए। ठीक है, और स्टेट की यही ड्यूटी है, सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। मैन cannot revolt against the state except when the state is not capable of saving the life of citizen and try to take their lives arbitrarily। ठीक है, कोई भी स्टेट अगर किसी सिटीजन की लाइफ प्रिजर्व करने में कामयाब नहीं है, ठीक है, इनकैपेबल है, और या किसी अलग तरीके से जैसे आर्बिट्ररी उसकी लाइफ लेने की कोशिश करता है, उसको पनिश करता है, तो भी लोग जो सिटीजन है वो स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रिवोल्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो बेसिस यही था कि राइट टू लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन, थॉमस होप की इस थ्योरी को यूज कैसे करना है।
थॉमस होब ने साफ साफ बोला है स्टेट सुप्रीम है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, स्टेट सोवरेन है। अगर स्टेट कोई लॉ बना रहा है सिटीजन को उसको फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, उनको पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट देने का एक और रीजन है, अगर सभी ऐसा करने लगे, लॉ तोड़ने लगे, तो स्टेट क्या होगा, वहां पे इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, लेकिन ऐसा होता है रियल लाइफ में, नहीं होता। रिच और पावरफुल हमेशा जो लो के क्लची से बच जाते हैं। बहुत रेयर केस होगा जहां पे आपने पनिशमेंट देखी होगी। एग्जांपल है 43% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे बैठे हैं पार्लियामेंट में, उनको कुछ पनिशमेंट मिली है, नहीं मिली है, आराम से बैठे हैं, अपना मजा कर रहे हैं। इसका एक और नजरिया अगर इसको देखने का, जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है वो हमारा वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो क्या चाइना साउथ चाइना सी में कब्जा कर लेता, रशिया यूक्रेन पे अटैक कर लेता? नहीं। ओके, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल लॉ वीक है तो वो इसलिए आसानी से कर पाए। हुआ क्या है, मैक्सिमम क्या किया है, सैंक्शन लगाए, दैट्स ऑल। इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ ना। नेक्स्ट, बीइंग अ सिविल सर्वेंट क्या है, गवर्नमेंट का पार्ट है, तो उसकी फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द पीपल। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल की, एप्लीकेशन क्या है। आपने देखा होगा कितनी बार ऐसा हमने सुना है कि लोग एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं पुलिस स्टेशन में, वो होती नहीं, रजिस्टर करते ही नहीं है। रीसेंट एग्जांपल है, एक लड़की ने सुसाइड कमिट किया है मुरादाबाद यूपी में। हुआ क्या, कुछ लड़के उसको छेड़ रहे थे, इसकी कंप्लेंट उसने पुलिस को करी, पुलिस ने लेकिन इस चीज पे कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, बेचारी ने तंग आके सुसाइड कमिट कर लिया। प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, यही है ना पर्पस पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये करना चाहिए था थॉमस होब के हिसाब से। अनदर एग्जांपल, ड्यूरिंग राइट और सिमिलर सिचुएशन, जैसे मान लो कोई क्राउड है प्रोटेस्ट कर रही है, वो वायलेंट होगी सडनली, तो पुलिस को फायर नहीं करना चाहिए, शूट नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत बार ऐसा देखा होगा आपने, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं फायरिंग में। अनदर एग्जांपल, फेक एनकाउंटर, इंस्टेंट जस्टिस जिसको बोल रहे हैं, ये सही है? बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। पुलिस का काम है उनको पकड़ना, जेल में डालना और उसके बाद उनको कोर्ट लेके जाना, कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो गिल्टी है कि नहीं है। अनदर एग्जांपल, कस्टोडियल डेथ, इसको पकड़ा है, अभी वो गिल्टी प्रूव हुआ नहीं है, लेकिन उसको इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है, वो जान, उसकी जान ही चली जाती है। थॉमस वो बार बार बोल रहा है प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ इज हाईएस्ट फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द स्टेट। थॉमस होब का क्या क्रिटिसिज्म जो थ्योरी दी है, पहली चीज, ह्यूमन नेचर को उसने नेगेटिव बोला है। क्या ऐसा होता है? नहीं, दोनों है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ह्यूमन प्रोग्रेसिव व्यू भी रखता है। नेक्स्ट, स्टेट को उसने एब्सोल्यूट पावर दे दी है, एब्सोल्यूट पावर काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप। ठीक है, ये सही है, ये भी सही नहीं है। दूसरी चीज, उसने स्टेट को ये बोला है कि स्टेट की एक ही ड्यूटी है प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। नहीं भाई नहीं, इस ये तो करना ही करना है, इसके अलावा बहुत सारी ड्यूटी हैं जो स्टेट को फुलफिल करनी चाहिए। नेक्स्ट, जो स्टेट है, स्टेट को चलाएगा कौन, पॉलिटिशियन ही चलाएंगे, गवर्न तो वही करेगा। तो हो सकता है जो एब्सोल्यूट पावर थॉमस होब ने दी है वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए यूज करे। नेक्स्ट, state need power on one hand and on the other hand people must have liberty and right including privacy right. Okay, the state need to create a balance between reasonable regulation of right of people and power of state itself. एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। आप पावर लो, नो डाउट, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो सिटीजन के सभी राइट छीन लोगे, उनके भी अपने राइट्स हैं जो आपको रिस्पेक्ट करने चाहिए। ऐसा होता है? नहीं होता है। रिसेंट एग्जांपल, इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर यूजिंग पेगस स्पाईवेयर ऑन सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। ये हुआ है, ये न्यूज में था। जो लोग, हमारा न्यू प्रोपोनेंट, इसने क्या विटनेस किया, इसने विटनेस किया 1688 का ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। हुआ क्या था, इसमें मोनार्की की जो पावर है वो ट्रांसफर कर दी गई थी पार्लियामेंट को, पीसफुली, कोई रिवॉल्यूशन कुछ नहीं हुआ, कोई ब्लड, कोई लड़ाई कुछ नहीं हुई। थॉमस होब ने क्या देखा था, इसके ऑपोजिट, उसने देखी थी लॉलेसनेस, एनार्की। तो जो लोग का जो व्यू बना ह्यूमन नेचर के लिए, वो बड़ा प्रोग्रेसिव बना कि ह्यूमंस जो है बड़े अच्छे हैं, पीस लविंग है, नॉट क्वालसम है, और स्टेट ऑफ नेचर में वो कैसे रह रहे हैं, पीसफुली रह रहे हैं, सोशली इंक्लाइंड है। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, जब स्टेट ऑफ नेचर में सब पीसफुली रह रहे हैं तो फिर क्यों कॉन्ट्रैक्ट में आना है? इसकी बात ये करता है यहाँ पे, ये कह के स्टेट ऑफ नेचर में फिर भी कुछ ना कुछ इनकन्वीनियंस रहेंगे। कौन से? कि भाई जो लॉ है वो बनाएगा कौन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूट कौन करेगा, यहाँ कंफ्यूजन है, और एडजुडिकेट कौन करेगा अगर लॉ अवेलेबल है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए सभी लोग मिले, आए, बैठे, और उन्होंने क्या किया, स्टेट को बनाया। स्टेट की अब ड्यूटी क्या है, लॉ बनाना, उसे एग्जीक्यूट करना और उसको एडजुडिकेट करना।
ओके। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज कहता है कि जो इंडिविजुअल आए हैं उन्होंने अपने सभी राइट सरेंडर कर दी हैं स्टेट को एक्सेप्ट 3। थॉमस होब ने कहा था एक, इसने बोला है 3। वो कौन कौन से हैं? He established that men are born with 3 natural rights, that is right to life, right to liberty and right to property. Right to property को आप ऐसे भी समझ सकते हैं pursuit of happiness and they are inalienable. I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा। Next, a few other feature of state. According to Locke, the state exists for people to give security, not welfare. It is tolerant and respect all opinions. ये उसने स्टेट के कुछ और फीचर भी बताए हैं। Application. According to law, people have right to revolt against the government but in a non-violent way. क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है, जो ह्यूमन है वो है रैशनल क्रीचर है। ओके, वो पीस लविंग है, वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो उन्हें नॉन वायलेंट वे में प्रोटेस्ट करना चाहिए या रिवोल्ट करना चाहिए। When the executive does not allow the legislature to function or encroach into each other boundaries, मान लीजिए जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव की बाउंड्री में जा रहा है या एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर है जुडिशरी की बाउंड्री में जा रहा है, तब भी लोगों को रिवोल्ट करने की इजाजत है, लेकिन पीसफुली। इसका एग्जांपल है ड्यूरिंग द 1975 इमरजेंसी। हुआ क्या था? एग्जीक्यूटिव सबसे पावरफुल हो गया था, लेजिस्लेचर काम नहीं कर पा रही है, जुडिशरी की पावर कर्टेल कर दिया अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे कहने का एक मैसेज ये है कि आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन करो पीसफुली। नेक्स्ट, ही लेज द फाउंडेशन फॉर द सेपरेशन ऑफ पावर। उसने सेपरेशन ऑफ पावर में कोई थ्योरी नहीं दी थी, लेकिन जस्ट उसके बारे में बताया था इनडायरेक्ट वे में। सिविल सर्वेंट शुड होल्ड द नोशन प्रॉपर्ली। फॉर एग्जांपल, फेक एनकाउंटर टू गिव इंस्टेंट जस्टिस। ये मैं एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं, लेकिन यहाँ पे इसका कंटेक्स्ट डिफरेंट है। यहाँ पे है सेपरेशन ऑफ पावर से। एग्जीक्यूटिव का काम है, पुलिस का काम क्या है? क्रिमिनल्स को पकड़ना, ठीक है। जुडिशरी का काम है उनको सजा देनी है नहीं देनी है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, since the right to life liberty is natural right according to Locke, so government and civil servants should respect these right in utmost manner. ये हमारा अंडर आर्टिकल 21 भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी है। यहाँ पे मतलब क्या कहने का कि अब आपको पता है राइट टू प्राइवेसी हमारा किसके अंडर आता है? राइट टू लाइफ के अंडर आता है। अगर जस्ट मैंने अभी आपको वो भी एग्जांपल दिया है पेगस स्पाईवेयर, क्या ये सही है? ये सही नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो क्या होना चाहिए? ये जो 3 राइट है इनको अटमोस्ट मैनर में रिस्पेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, बीइंग अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी, ये हम सबको पता है कितनी डाइवर्स है इंडिया। लॉ पुट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नमेंट टू रिमेन टॉलरेंट एंड रिस्पेक्ट द ओपिनियन, बट इट हैज बीन फाउंड दैट व्हेनेवर द ऑपोजिशन और सिविल सोसाइटी ग्रुप क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट दे अरेस्ट। होता क्या है? ईडी की रेड डल जाती है, सीबीआई की रेड डल जाती है। क्यों? जो भी आपको क्रिटिसाइज करेगा आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये क्या है? यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए दूसरे के ओपिनियंस को, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करो। पब्लिक सर्वेंट जो कि गवर्नमेंट का पार्ट है, पब्लिक सर्वेंट शुड आल्सो शो टॉलरेंस एंड रिमेन न्यूट्रल व्हाइल डीलिंग विद पब्लिक। ये सारी की सारी एप्लीकेशन है लॉ की थ्योरी की। क्रिटिसिज्म, होब्स ने एब्सोल्यूट स्टेट दिया था, इसने ऑपोजिट दिया है नाइट वॉचमैन स्टेट। बोला सेम ही चीज है। Government should not interfere at all. Its only duty is to provide security and maintain law and order. Night watchman का क्या मतलब है? आपने देखा होगा वॉचमैन का क्या काम होता है? गेट के बाहर खड़ा रहता है, वो इंटरफेयर करता है आपकी लाइफ में? कोई इंटरफेयर नहीं करता, आप घर में जो मर्जी करो, ठीक है। सेम चीज ये कह रहा है गवर्नमेंट को करनी चाहिए। नेक्स्ट, his theory gives way to creating a society based on market forces since he has not given many role to the state to perform. ये जस्ट अभी बताया मैंने आपको। Last, state should not bother about improvement in moral character or the general improvement of the individual. ये भी सेम ही चीज कह रहा है कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जो सिटीजन है वो जो मर्जी करे, ओके, वो उसकी मर्जी है। आप मत सिखाओ कि क्या मोरली सही है क्या मोरली गलत है। ये सभी के सभी इसके क्रिटिसिज्म है। जीन जैक्विस रूसो, इसने स्टेट ऑफ नेचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है और उसी के हिसाब से जो लोगों का नेचर है डिफाइन किया है। पहला है प्री प्रॉपर्टी स्टेट, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट एमर्ज नहीं हुआ था। इसमें क्या होता है? लोग इधर उधर घूम रहे थे, जैसे बंजारे रहते हैं, नोमैड रहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे रुके कुछ दिन फिर आगे चले गए ऐसे। और यहाँ पे क्या था? केयर फ्री लाइफ थी, हैप्पी लाइफ थी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई सोशल एविल नहीं था, डिसऑर्डर प्रेजेंट नहीं था। अब हुआ क्या? प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट एमर्ज हुआ, लोग एक जगह ही रहने लगे, मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ थाइन एंड माइन आ गया, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी तेरी है। लेकिन यहाँ से क्या हुआ? यहाँ पे सिविल सोसाइटी का एमर्ज हुआ, एक ओरिजिन हुआ और यहाँ पे लड़ाई होनी शुरू हुई। क्यों शुरू हुई? क्योंकि सबको मैक्सिमम प्रॉपर्टी चाहिए, अपनी जो साइज है प्रॉपर्टी का मैक्सिमाइज करना चाहते हैं,
ठीक है। अब ये होगा क्यों? क्योंकि लोगों की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है, कोई पावरफुल होगा, कोई वीक होगा, तो लड़ाई साफ सी बात है होगी होगी। तो यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं? यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। रूसो ने इसका सोल्यूशन किस चीज में पाया? द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पीपल वुड गिव अप ऑल देयर राइट नॉट टू द किंग, टू द होल कम्युनिटी। ही कॉल्ड ऑल द पीपल सोवरेन। उसने क्या किया कि लोग इकट्ठे हुए, ठीक है, उन्होंने अपने सारे राइट दे दिए, लेकिन कम्युनिटी को, किंग को नहीं दिए, ठीक है। द पीपल देन एक्सरसाइज देयर जनरल विल टू मेक द लॉ फॉर पब्लिक गुड। अब जो जनरल विल है, एक जो विल क्रिएट हुई है, वो सभी के ओवरऑल, सबके अच्छे के लिए, जिसे हम कॉमन गुड भी कह देते हैं, उसके लिए काम करेगी वो जनरल विल। मेरे ख्याल से आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? हर इंसान के पास दो तरह की विल है। एक रियल विल है जो सभी के भले के बारे में सोच रही है, कॉमन गुड के बारे में सोच रही है, ओके। और दूसरी विल है एक्चुअल विल, जो इसने नाम दिया है, वो है सेल्फिश, इरेशनल, पर्सनली मोटिवेटेड। फॉर एग्जांपल, रियल विल का एग्जांपल लेते हैं, जो सभी के अच्छे के लिए है। मान लीजिए मैं कहूँ हाँ जी स्कूल बनाने चाहिए, मैं कहता हूँ हॉस्पिटल बनाने चाहिए, ठीक है, मैं कह रहा हूँ सड़कें बनानी चाहिए, ये क्या है? सभी के काम आएंगी, ये क्या है? कॉमन गुड, ये है रियल विल, ओके। एक्चुअल विल क्या है? जो पर्सनली मोटिवेटेड होगी, इरेशनल होगी। मैं कहूँ भाई मेरी पेंशन होनी चाहिए 50,000, और वो कब से शुरू हो जानी चाहिए? जब मैं 20 साल का हो जाऊं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मेरे को एक लग्जरी गाड़ी भी प्रोवाइड करी जानी चाहिए, मुझे एक बंगला दिया जाना चाहिए। ये क्या है? सारी सेल्फिश है, इरेशनल है, इनका कोई मतलब नहीं है। अब जनरल विल का कौन पार्ट बनेगी? जनरल विल का वो वाला पार्ट बनेगी जो रियल विल होगी, जो रियल विल होगी, एक्चुअल विल उसका पार्ट नहीं बनेगी। और मान लीजिए जितने भी लोग हैं, सबकी विल देखी जाएगी। हाँ भाई, आप अपनी एक्चुअल विल बताओ और रियल विल बताओ, रियल विल हटा दी जाएगी, एक्चुअल विल इंक्लूड कर ली जाएगी। ऐसी सबकी विल सुनी गई है और उसको कोलैबोरेट कर दिया गया, ये बनी आपकी जनरल विल। So the general will is the synthesis of will of as many as people possible for the common good of the society, ठीक है। नेक्स्ट, जनरल विल इज सुप्रीम। जनरल विल सुप्रीम है, तो गवर्नमेंट कहाँ है? जनरल विल को इंप्लीमेंट कौन करेगा? उसके लिए गवर्नमेंट क्रिएट करी गई है। तो जनरल विल क्या है? गवर्नमेंट से भी ऊपर है, ठीक है। गवर्नमेंट सिनोनिमस नहीं जनरल विल के लिए। इन केस जो गवर्नमेंट बनाई गई है वो जनरल विल इंप्लीमेंट करने से मना कर दे, ठीक है, तो पीपल के पास राइट है उस गवर्नमेंट को हटा दिया जाए। Nobody can dare to disturb it, even its citizen. That's how he gave the theory of popular sovereignty. इस लाइन का क्या मतलब है? It means the government is created by the people and subject to the will of the people. जब तक लोग चाहेंगे वो गवर्नमेंट है, और जब वो चाहेंगे उसे हटा सकते हैं। एप्लीकेशन, जो रूसो की जनरल विल है, क्या आप कोरिलेट कर पा रही है? किससे मैच करती है, किसी से लिंक करती है? ये करती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? स्विट्जरलैंड में लोग क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं अपनी, कि सर हम चाहते हैं आप ये वाला लॉ पास करो, और वो लॉ पास करते हैं, ओके। और इन केस अगर वो कोई लॉ पास कर रहे हैं तो वो पब्लिक के व्यू के सामने रखते हैं, उनसे पूछते हैं भाई ये सही है कि नहीं है, उनके व्यूज लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जनरल विल क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे मैच खाती है, ठीक है। नेक्स्ट, in Rousseau's democracy, anyone who disobeyed the general will of the people will be forced to be free. यहाँ पे रूसो की इंटेंशन गलत नहीं है, उसकी इंटेंशन है कि भाई अगर लोग बुरे हैं उनको अच्छा बनाया जाए, जो जनरल विल है अच्छे लोगों के लिए वो इंप्लीमेंट की जाए, चाहे जबरदस्ती करनी ही पड़े, लेकिन इसका मिसयूज ज्यादा हुआ, ये हम इसके क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी। His idea of common good should be appreciated. For example, the government should make those policies which create common goods like infrastructure, education institution, hospital, public transportation, etc. और ethical point of view से अगर हम बात करें, if the action of individual cater to the common good, it is right or good, and if it is serve the individual selfish interest, it is wrong or bad. अगर कोई ह्यूमन, कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल कोई ऐसा काम कर रहा है जो कॉमन गुड के लिए, जो सभी के भले के लिए, तो वो एथिकली सही है। और अगर वो कोई काम ऐसा कर रहा है जो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए कर रहा है, वो गलत है रूसो के हिसाब से। आपको डीपीएसपी तो पता होंगे, हमारे डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो क्या है? अगर आप देखोगे, उनको रीड करोगे, वो काइंड ऑफ कॉमन गुड की तरह ही लगेगा आपको, ठीक है। इन द इंडियन कंटेक्स्ट वी कैन सी डीपीएसपी रिप्रेजेंट द कॉमन गुड, सो द गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट दोज पॉलिसीज व्हिच आर सपोर्टेड बाय आवर डीपीएसपीज, ओके। ये कोरिलेशन बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको कहीं डीपीएसपी जस्टिफाई करना है तो वहां पे आप रूसो को कोट कर सकते हो। According to Rousseau, state is not an end in itself, rather it is a mean to implement general will. Okay, जनरल विल को हम कैसे देख सकते हैं?
कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से? अगर आपको याद हो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, ठीक है, एक डेलिब्रेशन से बना है, डिबेट हुई थी, सब कुछ हुई थी, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर, तब बना है कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बुरी बात लिखी नहीं हुई है, सब अच्छी ही बातें हैं। The individual is more important and state is created by individual and exists for them. Therefore, it put an obligation on the state to work for its citizen and work accordingly to the general will, which is constitution. मैं आपको एक कोरिलेट करके बता रहा हूँ। Final. All political power must reside with the people and exercising their general will. Rousseau's general will can be seen in our preamble, We the People of India, जो जस्ट अभी हमने पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करी। ओके, जो गवर्नमेंट है वो जनरल विल इंप्लीमेंट करने के लिए है, मींस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसको हटाया जा सकता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्रिटिसिज्म को। हिज थ्योरी लीड्स टू टोटलिटेरियनिज्म। कैसे? उसकी एक लाइन थी, इन केस कोई जनरल विल को फॉलो ना करे, उससे वो जनरल विल जबरदस्ती फॉलो करवाई जाए। इसी लाइन का मिसयूज करके कोई भी डिक्टेटर बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, हिज जनरल विल कंसेप्ट इज क्वाइट वेग एंड एब्स्ट्रैक्ट। व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट जनरल विल इज डिबेटेबल। दो उसने कहा है कि सभी की विल मिलाई जाएगी जो कॉमन गुड के लिए होगी और वो हमारी जनरल विल होगी, पर क्या एक्चुअली में ये पॉसिबल है? क्या एक्चुअली में इसे इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है? इंडिया के बारे में सोचिए, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, क्या हम सभी की विल इकट्ठा कर सके ये काम कर सकते हैं? नहीं। एक और क्रिटिसिज्म उसने कहा है जो सेल्फ इंटरेस्ट वाली विल है वो इंक्लूड नहीं होगी। देखिए, सेल्फ इंटरेस्ट गलत चीज नहीं है अगर वो किसी को हार्म नहीं कर रही है, ठीक है, अपने बारे में सोचना गलत नहीं है। तो ये भी उसका एक क्रिटिसिज्म है, ये मानना कि लोगों की जो विल सेल्फिश विल है वो सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जॉन रॉल्स। ओके, वो भी कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी का एक पार्ट है, लेकिन उसे कंटेम्प्रेरी में काउंट किया जाता है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज मुझसे पूछिए। आपको नोट चाहिए वो मेरे RS एथिक्स सेम ही उसे नेम से अवेलेबल है टेलीग्राम पे, ठीक है, वहां पे मेरे नोट्स फ्री अवेलेबल है, वहां पे आप डाउनलोड कीजिए और उनको पढ़िए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज। थैंक यू।